स्टोरी टाइम। मिलिए चटर और पटर से। चटर और पटर हैं तो अच्छे दोस्त, लेकिन दोनों के रिलीजन डिफरेंट हैं। एक का रिलीजन है हीरा और एक का है मोती। अब चटर और पटर वैसे तो आपस में अच्छे से रहते हैं, लेकिन रिलीजन के मामले में थोड़े से सेंसिटिव हैं। एक दिन दोनों के बीच रिलीजन को लेकर हुई डिबेट। दोनों ने किए एक दूसरे के रिलीजन पे कमेंट्स और डिबेट बन गई बहस। लेकिन दोस्तों ने बीच बचाव करके दोनों को शांत किया और मामला ठंडा हो गया। लेकिन जमाना तो है सोशल मीडिया का, तो किसी दोस्त ने उनकी डिबेट की क्लिप कर दी पोस्ट और वो क्लिप हो गई वायरल। अब जो बात दोस्तों के समझाने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी, वो सोशल मीडिया पे जाने के बाद जंगल की आग जैसी फैल रही है। कल तक तो ये दोनों ही रिलीजन सेफ थे, लेकिन आज इस क्लिप के बाद ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही रिलीजन खतरे में हैं। लोग सड़कों पे उतर आए। पहले हुए पीसफुल प्रोटेस्ट और फिर पीसफुल प्रोटेस्ट को दंगों में बदलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हुई, तब तक ना जाने कितनी जाने जा चुकी थी और कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी जलकर खाक हो चुकी थी। ये स्टोरी काफी सारे क्वेश्चंस रेज करती है। मैं इस वीडियो में तो वो सब क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन मैंने वो सब क्वेश्चंस पिन कमेंट में डाल दिए हैं। आई वुड लव टू डिस्कस विद यू गाइस ऑन दोस क्वेश्चंस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। ये स्टोरी इंडिया में जाने कितनी ही बार रिपीट होती है, बस स्टोरी की स्टार्टिंग और कैरेक्टर्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। ये है पिछले 5 सालों में इंडिया में हुए कम्युनल राइट्स। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर दिन ऑलमोस्ट 2 कम्युनल दंगे हो रहे हैं। और ये बात बस पिछले 5 सालों की नहीं है, उससे पहले का डेटा भी उठाएंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। अभी जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए, ये है सिर्फ कम्युनल राइट्स की। अगर आपको ये नंबर ज्यादा लग रहे हैं तो जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। ये है पिछले 5 सालों में हुए टोटल राइट्स। इनफैक्ट ये वीडियो बनाते टाइम अग्निपथ स्कीम को लेकर कुछ जगह पे तो अभी भी दंगे हो रहे हैं। अब इन दंगों की हर साल एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है इंडिया को। एक्चुअल नंबर्स पे जाने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ये दंगे हमें कितना और किस लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, इन दंगों के डेवास्टेटिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। इस वीडियो में मैं सोशल इम्पैक्ट्स की बजाय आपका फोकस ले जाना चाहता हूँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे। जब दंगों में लोगों के घर और दुकानें जलाई जाती हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उस एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यू पे। उस प्रॉपर्टी ओनर की हालत समझिए जिसकी दुकान जला दी गई हो। अब वो अगर उस दुकान को फिर से बनाए तो क्या गारंटी है कि ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होगा। और अगर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बेचना भी चाहे तो उन्हें कितने ही बायर्स मिलेंगे उस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। एक बार के दंगे ओवरनाइट उस पूरे एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये बात एक दुकान जलाने पे खत्म नहीं होती। आखिर कितना कुछ है जलाने के लिए। ट्रेन्स, बसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, टोल टैक्स। ऐसे इंसिडेंट्स में सबसे इजी टारगेट होती है पब्लिक प्रॉपर्टी। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ही है पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो आम आदमी के लिए बनाई गई हो। एक बस जला के आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है नहीं, लेकिन आपने अपने ही एरिया से एक बस कम कर दी। नेक्स्ट टाइम जब आप या आपका कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल करेगा, तो या तो उन्हें लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर ज्यादा भीड़ में ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये सब किसी एक रिलीजन को नहीं, सबको झेलना पड़ेगा। अब जो लोग दंगे करते हैं वो लोग काम नहीं करते, और उस दंगे की वजह से दूसरे लोग भी काम नहीं कर पाते। ना कोई पर्सन अपनी शॉप ओपन कर सकता है और ना कोई ऑफिस जा पा रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना सिर्फ लोगों की इनकम पे होता है, बल्कि सरकार के रेवेन्यू पे भी होता है। एक तरफ जहां सरकार को ऐसे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार का टैक्स कलेक्शन भी ड्रॉप होता है। अब जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, तो सरकार लोगों की वेलफेयर पे पैसा कहां से खर्च करेगी। अब ये बात तो हुई सरकार के रेवेन्यू स्ट्रीम की। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं। आप कौन सा एरिया प्रेफर करेंगे? ऐसा जहां पे फ्रीक्वेंटली कम्युनल राइट्स होते हैं, या फिर ऐसा एरिया जो पीसफुल है? अब सरकार तो सबको जॉब दे नहीं सकती। जॉब क्रिएशन में प्राइवेट प्लेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब बिजनेस नहीं तो जॉब्स भी नहीं। और अगेन, ये जॉब लॉस किसी एक रिलीजन का नहीं होगा, ये सबका होगा। अभी तक जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये तो डायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो आप ओपनली देख सकते हैं। उसका इतना ही इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट फैक्टर्स पे। जब किसी एरिया में कोई कंपनी या फैक्ट्री सेटअप होती है, तो ऐसे प्लेसेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। एकोमोडेशन के लिए होटल्स, हॉस्टल्स, पीजी, खाने के लिए फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स। लेकिन अगर बिजनेसेस उस एरिया में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूरिज्म। क्या आप किसी ऐसे प्लेस पे जाना पसंद करेंगे जिसके बारे में आप सिक्योर फील ना करते हो? एक एग्जांपल देखिए जरा। 2009 में चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में डिस्टर्बेंसेस के बाद 85,000 लोगों ने अपनी ट्रिप्स कैंसिल कर दी। जरा सोचिए उस एरिया पे इसका इम्पैक्ट। कम्युनल राइट्स टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वर्चुअल कोविड के जैसा है। एयरलाइंस, टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल्स, टूर गाइड्स, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ बिजनेस। और मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें ज्यादा नुकसान किस रिलीजन का है। अभी तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि वॉयलेंस अपने आप में कोई सस्ता बिजनेस नहीं है। इंडिया हर साल एक अच्छी खासी कीमत चुकाता है वॉयलेंस की। 2021 में इंडिया की वॉयलेंस की कीमत थी 6% ऑफ जीडीपी। सेम ड्यूरेशन में इंडिया ने एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों को मिला के जीडीपी का बस 5%
10% स्पेंड किया था। और ये कहानी बस पिछले साल की नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है। जिन कंट्रीज की पीस रैंकिंग्स अच्छी थी उन कंट्रीज की पर कैपिटा जीडीपी 3 गुना ज्यादा थी उन कंट्रीज से जिनकी पीस रैंकिंग्स लो थी। ये नंबर्स बस जीडीपी के नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं हम लोगों की लाइफ को। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, आपकी फैमिली की सेफ्टी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये नंबर ही डिसाइड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई सिबलिंग है? अगर है तो झगड़े भी होते होंगे। तो सिबलिंग के साथ झगड़ा होने के बाद कोई ट्रेन जलाने के लिए तो नहीं निकलता, राइट? इनफैक्ट आप आपस में बातचीत करके मामला निपटा डालते हो या फिर पेरेंट्स आके समझा देते हैं। आई नो कि मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री को एक बड़ी फैमिली के तरीके से कंसीडर करें और कंट्रीमैन्स को एज सिबलिंग्स, तो हम आपसी डिफरेंसेस को बातचीत से रिजोल्व कर सकते हैं ना। और क्यों हमारे पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स गार्जियंस और पेरेंट्स की तरह एक्ट नहीं कर सकते? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए आपको कोई इजी आंसर मिले, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको वॉयलेंस के लिए कोई एक रीजन मिले तो याद रखिए कि उस एक रीजन के अगेंस्ट 10 रीजंस भी हैं वॉयलेंस ना करने के।